साथियों सुप्रभात। जो हमारे कक्षा 12 के परीक्षार्थी हैं, आज मैं आपके लिए रामबाण लेकर के आया हूँ। मेरे प्यारे, क्या लेकर के आया हूँ? रामबाण। जो हमारा आपका पहला पाठ है राष्ट्र का स्वरूप, बात अग्रवाल गद्यांश को पढ़ना है। इस पाठ में जितने भी गद्यांश है, 5, 6, 7, 8 जितने भी गद्यांश है, मैं आप सबकी व्याख्या करूंगा और इस पर आधारित आपको प्रश्नों को कराऊंगा। मेरे दोस्तों, इस प्रकार से आपको यहाँ से 10 अंक लेना है। अब दोस्तों, जन्माष्टमी का पर्व है। आज जन्माष्टमी का पर्व है, हम भी व्रत हैं, लेकिन आज मेरी पढ़ाने की इतनी उत्कंठा हुई, इतनी इच्छा हुई कि मैंने सोचा खाली बैठने से कुछ होगा नहीं, लाओ एक पाठ दो पाठ आज बच्चों को कुछ करा देते हैं। ठीक है दोस्तों, गद्यांश को पढ़ लीजिएगा और मैं सीधे आता हूँ टॉपिक पर। क्या लिखा है यहाँ पर? भूमि पर बसने वाला जल और जल की संस्कृति, तीनों के सम्मिश्रण से, इन तीनों के सम्मिश्रण से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देव ने किया है। भूमि का निर्माण देव ने किया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भूमि का निर्माण वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप सौंदर्य समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, हमारी राष्ट्रता उतनी ही बलवती होगी। यह पृथ्वी यह पृथ्वी यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में हम सभी हम सभी हम सभी राष्ट्रीय विचारधाराओं की माता है। जो राष्ट्रता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है, वह निर्मूल होती है। उसका निर्मूल का मतलब होता है दोस्तों, जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई अस्तित्व ना हो। मेरे प्यारे, अगर आज आप वीडियो पर बने रहते हैं तो मैं इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको तरीका बताऊंगा, कैसे प्रश्नों को एग्जामिनर की झोली से आपको छीनना है। दोस्तों, 4 प्रश्न के जवाब तो इसी में छिपे रहते हैं। सिर्फ आपको गद्यांश का संदर्भ पकड़ना है, बाकी सारे आंसर इसी में छिपे रहते हैं। समय कितना लगेगा? 7 से 8 मिनट आपको करने में मेरे प्यारे, तो आप वीडियो पर बने रहिएगा। तो मैं आज आपको 10 नंबर छीनने का तरीका बताऊंगा। 10 नंबर कैसे आप छीनोगे, अरे उस एग्जामिनर की कलम से कैसे आप छीनोगे मेरे प्यारे। चलो ठीक है, इसको मैंने पूरा कर दिया। आते हैं गद्यांश पर। यहाँ पर दोस्तों है संदर्भ। संदर्भ भाई आपको पकड़ना पड़ेगा। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से अवतरित है और इसके हमारे लेखक वासुदेव अग्रवाल जी, जिन्होंने क्या बताया है कि सच्चे अर्थों में पृथ्वी क्या है। यहाँ जो पृथ्वी हमारी है वो 3 तत्वों से बनी है, भूमि, जल और संस्कृति। अर्थात किस प्रकार से उन्होंने बड़ा ही सुंदर और मार्मिक वर्णन किया है। आपने संदर्भ भेजा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से अवतरित है और इसके हमारे लेखक वासुदेव अग्रवाल जी, जिन्होंने जिन्होंने अपने इस निबंध में बहुत ही सुंदर और सजीव वर्णन इसका इस पर बसने वाले जल, भूमि और यहाँ की संस्कृति का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। मेरे प्यारे, यहाँ पर आपको 2 नंबर मिल गया। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, अर्थात कर्तव्य हमारा ये है कि इन तीनों के संमिश्रण से ही राष्ट्र का स्वरूप बनता है। अर्थात इस भूमि पर बसने वाले, अर्थात इस हम इस भूमि पर क्या है, इस भूमि पर राष्ट्र का स्वरूप क्या है। दोस्तों, हम जितने अधिक जागृत होंगे, जागना, अपने अंदर उत्साह लाना, जोश लाना। देखो, जो सीमा पर जवान होते हैं अपने प्राणों की आहुति देते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, अपने प्राणों की आहुति देते हैं। मेरे प्यारे, वही जागृति, वही धारणा, वही विचार, वही भाव आपको भी लाना है। यहाँ का उत्तर हो गया कि हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी। दूसरे का आंसर मेरे प्यारे, यहाँ क्या होगा? दूसरे का आंसर हो गया। ठीक है, तीसरे में क्या पूछा है? किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा। निर्मूल का मतलब ये हमारा क्या है? उपसर्ग है। निर्मूल का मतलब जिसका कोई अस्तित्व न हो। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को? जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है। दोस्तों यहाँ देखो, ये हमारा तीसरा आंसर, ये हमारा तीसरा आंसर आपका इसी में छिपा है मेरे प्यारे। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वही राष्ट्रीयता क्या हमारी? निर्मूल है। चौथा क्वेश्चन नंबर 4, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में हम सभी की माता है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हो गया प्यारे। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, कहीं अभी आपको दिखेगा नहीं मेरे प्यारे। बस अगर आप वीडियो पर बने रहते हैं तो आज मैं इस प्रकार से आपको सॉल्व करा दूंगा। आपको 10 नंबर छीनने का तरीका बताऊंगा, कैसे आप 10 नंबर छीनोगे उस परीक्षक के कलम से, उस परीक्षक की झोली से। मेरे प्यारे, 5वां हमारा प्रश्न देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या। मेरे प्यारे, ये जो यहाँ पर दिया है
रेखांकित अंश की व्याख्या देख लीजिए, कहाँ से है? राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी उतनी ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आपको और भी जानकारी प्राप्त करना, सुंदरता और सुंदरता महिला को पहचानना आवश्यक। धर्म कहने का मतलब है कि हम राष्ट्र के प्रति जितना हम समर्पित होंगे, राष्ट्र के प्रति हम जितना हमारा लगाव होगा, हमारा झुकाव होगा, उसकी जड़ें उतना ही मिलेगी। भाई हम 15 अगस्त मनाते हैं, हम झंडा दिवस मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? हमारा हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारा हमारे भारत देश के प्रति लगाव है, जुड़ाव है, प्रेम है। उसी प्रेम को यहाँ पर आपको 2 लाइन में, डायरेक्ट 2 से 2.5 लाइन में, इसी 2 लाइन 2.5 लाइनों को आप पढ़िएगा, थोड़ा सा शब्दों को बदल इधर से उधर करके आप लिख दीजिएगा, आपको पूरे आंसर मिलेंगे मेरे प्यारे। कहीं भटकना नहीं है, किसी की कॉपी नहीं देखना है, हाथ पैर नहीं मारना है ऐसे ऐसे प्यारे। इसको 2 बार पढ़ना, थोड़ा सा भाव बदल के लिख देना, आपको पूरा आंसर मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। अब क्या है? भूमि का निर्माण किसने किया है मेरे प्यारे? भूमि का निर्माण किसने किया है? ठीक है, अगर आप थोड़ा सा नीचे आपको आ जाते हैं, देखना मेरे प्यारे, भूमि का निर्माण किसने किया है? देखो मेरे प्यारे, यहाँ देखिए कि भूमि का निर्माण, देखो यहाँ पर मेरे प्यारे, मेरे पढ़ाने का मतलब है आपको समझ है। मैं मैं मेहनत करता हूँ आपके लिए मेरे प्यारे। एक भूमि का निर्माण किसने किया है? भूमि का निर्माण देव ने किया है। आपका जवाब आपके ही गद्दान से नहीं, बस आपको अपना मस्तिष्क खोलना है, आपको अपना दिमाग खोलना है मेरे प्यारे, सारा जवाब इसी में है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, कहीं अभी आपको प्रश्न नहीं दिखेगा। ठीक है, देखना है मेरे प्यारे। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला है भूमि का निर्माण किसने किया है? दोस्तों ये 5 प्रश्न से ज्यादा हो रहा है, हम आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। हम 10 नंबर एग्जामिनर की झोली से एग्जामिनर की कलम से छीनने का आपको तरीका बता रहे हैं। ठीक है, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का क्या परिणाम होगा भूमि के पार्थिव शरीर के प्रति? ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा आ जाइए, देखिए यहाँ पर भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति मेरे प्यारे, यहाँ पर देखना, यहाँ पर आपका आंसर इसी में छिपा है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, हमारी राष्ट्रीयता उतनी ही बलवती होगी, अर्थात उतनी ही हम राष्ट्र के प्रति समर्पित होंगे। मेरा भाव मेरे प्यारे, आपका आंसर आपके ही गद्दांश में छिपा है, आपको डरना नहीं है। मैंने आपको गद्दांश पीछे करके भी दिखा दिया मेरे प्यारे। इसी प्रकार से आपको करना है मेरे प्यारे, इसको समझ के चलिए, इसको समझ के चलिए। आपको 4 प्रश्नों के जवाब इसी में छिपे हैं। एक प्रश्न आपको ढूंढना है, क्या? इस पाठ का नाम और लेखक का नाम, बस 4 प्रश्न इसी में से आपको ढूंढना है। ठीक है, अगला हमारा है किसके सम्मिश्रण से, दोस्तों यहाँ देखिए, किसके सम्मिश्रण से राष्ट्र का स्वरूप बनता है? किसके सम्मिश्रण से, सम्मिश्रण मतलब है मिश्रण, किसके सम्मिश्रण से राष्ट्र का स्वरूप बनता है? थोड़ा सा नीचे आ जाइए भाई, दिखा दीजिए हमारे बच्चों को। ठीक है, हमारे बच्चों को दिखाइए, किसके सम्मिश्रण से राष्ट्रीयता, किसके सम्मिश्रण से राष्ट्र का स्वरूप बनता है? तो इसको यहाँ पर ढूंढना है किसके, अर्थात सम्मिश्रण का मतलब है जो हमारी, दोस्तों यहाँ पर दिमाग आपको लगाना है, इसके सम्मिश्रण से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। ऐसे भी आपको सोच लेना है, क्या सोचना है? जो हमारे यहाँ पर जन है, ठीक है, जो हमारे जन है, जन का मतलब लोग ही होता है, जन का मतलब लोग होता है। ठीक है, नंबर 1 पहला तत्व हो गया, दूसरा तत्व हो गया हमारा क्या? भूमि हो गया। ठीक है, क्या हो गया दोस्तों? भूमि हो गया। भूमि को हम पृथ्वी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे? पृथ्वी। और जो हमारा तीसरा तत्व है, तो तीसरा तत्व क्या है दोस्तों? संस्कृति। क्या है? संस्कृति। नोट करना, ये क्या है? संस्कृति। संस्कृति क्या मतलब होता है? रीति रिवाज, परंपराएं। संस्कृत हमारा विषय है, संस्कृति क्या है? हमारी हमारी क्या है? सभ्यता है, रीति रिवाज है। तो दोस्तों इसका भी तो आंसर इसी में से मिल गया, इसके सम्मिश्रण से, इसी का सम्मिश्रण होना चाहिए। अर्थात मेरे प्यारे, जब लोग नहीं होंगे तो पृथ्वी पे कौन परिश्रम करेगा, कौन खेती करेगा, कौन बस को चलाएगा, कौन सड़क बनाएगा? तो उसके बाद जब भूमि नहीं होगी तो हम खेती कहाँ करेंगे, घर कहाँ बनाएंगे, उद्योग कारखाने कहाँ लगाएंगे? संस्कृति, संस्कृति का मतलब जब रीति रिवाज परंपराएं नहीं होंगी, अर्थात एक परंपरा से दूसरी परंपरा में नहीं चलेगा, तो फिर हमारे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है मेरे प्यारे। इस प्रकार से हमारा यह प्रश्न। अब हम चलते हैं गद्दांश नंबर 2 पर। गद्दांश नंबर 2 पर मेरे प्यारे, ठीक है, गद्दांश नंबर 2। अगर आप आज वीडियो पर हमको 5 बच्चे ही पढ़े, 10 बच्चे पढ़े, लेकिन दिमाग में बैठ जाए मेरे प्यारे,
हम विद्यार्थी के लिए चैनल पर आए हैं, अपनी खुशी के लिए आए हैं मेरे प्यारे। हमें लाइक और सब्सक्राइब की जरूरत नहीं है। मेरे द्वारा आपको ज्ञान अगर अच्छा लगता है तो ग्रहण करिए, बस मेरी यही इच्छा है दोस्तों। हमें लाइक सब्सक्राइब की। अब आते हैं जो आपका दूसरा गद्यांश है, ठीक है मेरे प्यारे। मैंने पीडीएफ बनाया है, ठीक है, मैंने क्या बनाया है, पीडीएफ बनाया है, ठीक है। अगला हमारा है, चलो भाई अगला आप देखते हैं क्या है, हवाला, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं मेरे प्यारे, थोड़ा सा ऊपर। चलो भाई थोड़ा सा ऊपर चलो, थोड़ा सा ऊपर, और थोड़ा सा ऊपर चलो, यहाँ तक, ठीक है। दिख रहा होगा ना तेरे? हाँ दिख रहा होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा दूसरा गद्यांश है। दूसरा गद्यांश पहले देखो, दूसरा गद्यांश और इसके प्रश्न, एक पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न। पांच प्रश्न आते हैं गद्यांश के प्यारे, पढ़िए। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। देखा ना मेरे प्यारे, आ गया ना, जन, जन, भूमि, संस्कृति, वही तो कह रहा है यहाँ पर। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का क्या है कि दूसरा अंग है। क्या है? दूसरा अंग है। अब पृथ्वी क्या है? पहला अंग है। जब पृथ्वी नहीं होगी तो कहाँ हम हाथ पैर रखेंगे? पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना करना असंभव है। पृथ्वी और जल दोनों के सम्मिश्रण से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है मेरे प्यारे। वही तो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि जब पृथ्वी ही नहीं रहेगी तो हम कहाँ हाथ पैर रखेंगे, कहाँ गाड़ी चलाएंगे, कहाँ घर बनाएंगे, कहाँ अनाज का उत्पादन करेंगे? तो वही तो इसमें मेरे प्यारे ये लेखक के कहने का मतलब ही यही है। और मेरे प्यारे सीधा इस पर आओ, पाठ, पाठ का शीर्षक, यहाँ आपको 2 नंबर लेना है। कैसे लोगे 2 नंबर? कैसे लोगे 2 नंबर? है कैसे लोगे 2 नंबर? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक आर्ट्स, इसके लेखक हमारे अग्रवाल जी। उन्होंने इस इस पृथ्वी पर जन, भूमि, संस्कृति के द्वारा बड़ा ही अपने इस निबंध में सुंदर और मनोहारी वर्णन किया है। 2 नंबर आपको मिल गया मेरे प्यारे। दूसरा प्रश्न देखिए, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? प्यारे सोचना, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव, असंभव उत्तर लग गया। आज क्या है हमारा उत्तर्ग है, ठीक है। हमारा क्या है, हमारा क्या है, उत्तर्ग है। एक उत्तर्ग लगा, शब्द का अनर्थ कर दिया। संभव का मतलब संभव, जो हमें संभव है, ठीक है भाई। परीक्षा में 96 अंक लाना संभव है, लेकिन असंभव नहीं है। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? असंभव तब है जब इस पृथ्वी पर जन नहीं होंगे, जब इस पृथ्वी पर भूमि नहीं होगी, जब इस पृथ्वी पर संस्कृति नहीं होगी, तब राष्ट्र की कल्पना क्या है? असंभव है, ठीक है। यहाँ देखना मेरे प्यारे, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। देखना मेरे प्यारे, यहाँ पर दिया भी है, यहाँ इस दूसरे का आंसर है, ठीक है, इस दूसरे का आंसर है। पृथ्वी पर पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो कहाँ हम इसकी खेती कौन करेगा? कौन ट्रेन चलाएगा? कौन बस चलाएगा? इसको कौन पढ़ाएगा? तो वही तो यहाँ पूछा है मेरे प्यारे कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? अरे जब इस पृथ्वी पर जन नहीं होंगे, जब इस पृथ्वी पर लोग नहीं होंगे, जब इस पृथ्वी पर मनुष्य नहीं होंगे तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। तीसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे, बिल्कुल प्यारे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे। हमारा मतलब है आपका दर्शन उस परीक्षक की झोली से छीनना, उसकी कलम से ले लेना। मेरे पढ़ाने का एक ही मकसद है मेरे प्यारे, उस परीक्षक की झोली से दर्शन के ले लो, ऐसे थप्पड़ मार के ले लो मेरे प्यारे। है? क्या है तीसरा? पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? पृथ्वी और जन दोनों मिलकर, मेरे प्यारे यहाँ आ जाओ। आपका आंसर आपके झोली में है, आपका आंसर आपकी झोली में है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ मेरे प्यारे। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिश्रण से राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। अर्थात पृथ्वी होगी और जब जन होंगे तो दोनों के सम्मिश्रण से राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है मेरे प्यारे। आपका आंसर आपके ही गद्यांश में है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? ठीक है, यहाँ पर देखो मेरे प्यारे, है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर देख लीजिए कि आपका आंसर आपके साथ जन के कारण ही है। जन, जन का मतलब लोग, जन का मतलब लोग, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। संज्ञा का मतलब नाम। जब इस पृथ्वी पर लोग होंगे, जब इस पृथ्वी पर जीव जंतु होंगे, जब इस पृथ्वी पर पेड़ पाले होंगे, तभी तो क्या होगा, इसको हम यही यहाँ पर पूछा है संज्ञा। जब इस पृथ्वी पर लोग होंगे,
यहाँ पे देख रहे हैं जन के कारण ही, अर्थात जन का मतलब लोग, जन का मतलब होता है लोग, अर्थात लोग के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो हमारा एक चौथे का आंसर हो गया। अंतिम क्वेश्चन मेरे प्यारे, अंतिम क्वेश्चन मेरे प्यारे, अंतिम क्वेश्चन क्या है? चलो भाई देखते हैं अंतिम क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन पूछा है रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या क्या पूछा है? जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। जब हमारे लोग होंगे, अब आपको व्याख्या कैसे लिखनी है, किसी को पढ़ना का चांस हुआ तो किसी जो अंडरलाइन है, अब थोड़ा सा शब्द को ऐसे हेर फेर करके लिख देना, आपका ये भी आंसर हो जाएगा। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की, अर्थात लोगों के कारण ही पृथ्वी इस मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त, अर्थात इस पृथ्वी पर जब हम होंगे, जब जीव होंगे, पेड़ पालन होंगे, पशु पक्षी होंगे, तभी तो संज्ञा होगी, तभी तो नाम लिया जाएगा कि भाई रमेश, जितेंद्र, राम प्रकाश, आइए भाई, ये हमारा गाय है, ये भैंसे हैं, तभी तो हम संज्ञा देंगे। जब पृथ्वी पर कोई जीव जंतु ही नहीं रहेगा तो हम तो संज्ञा देंगे किसको? संज्ञा का मतलब है नाम, किसी भी वस्तु या जीवित, है, किसी भी वस्तुओं या फिर जो हमारी जीवित वस्तुएं हैं उसी में तो हम संज्ञा कहते हैं, बस वही संज्ञा है मेरे प्यारे। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं जो हमारा गद्यांश नंबर 3 है मेरे प्यारे, पढ़ लीजिएगा। मैं एक एक चीज आपको छोड़ करके, आज भगवान कृष्ण की कृपा है, ये राधा जी की कृपा है, भगवान पर ब्रह्म उस परमेश्वर की कृपा से आज हमारे अंदर इतनी ऊर्जा है। मैं नहीं जानता मेरे प्यारे, मैं नहीं, आज तो मेरा व्रत है, लेकिन ऊर्जा कहाँ से आ गई मैं नहीं जानता। ये प्रभु की कृपा है, ये भगवान की कृपा है मेरे प्यारे। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। इस बार ये परीक्षा में आएगा मेरे प्यारे, इस बार ये परीक्षा में आएगा, इस बार परीक्षा में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है मेरे प्यारे, बहुत इंपॉर्टेंट। जो पैराग्राफ नंबर 3 है, जो हमने आपको पढ़ा दिया, तो आपको मैंने पढ़ा दिया, तीसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लो। जन का प्रवाह अनंत होता है, अनंत का मतलब अनंत, जिसका कोई आदि और अंत ना हो, अनंत। जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जल ने आधार, आधार मतलब होता है संबंध, प्रेम स्थापित करना, संबंध स्थापित करना। जब तक सूर्य की रश्मियां, रश्मि माने होता है किरणें, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को, भुवन माने होता है संसार, भुवन माने होता है संसार, तो अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्रीय जन की जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद राष्ट्रवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है, अजर अमर है। जन का स्वतंत्रवाही जीवन, जन का जन माने लोग, स्वतंत्रवाही लगातार प्रवाहित, लगातार बहते रहे। जन का स्वतंत्रवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम, कर्म और श्रम, जैसे मेरे प्यारे मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं श्रम कर रहा हूँ कि मेरे प्यारे कोई भी मेरा बालक बालिका इस वीडियो को देख करके इसमें 10 अंक पूरा एग्जामिनर की झोली से छीन ले तो हमें सुकून मिलेगा। मेरे प्यारे हमें लाइक मत करो, हमें सब्सक्राइब मत करो, लेकिन 10 अंक छीनने की क्षमता रखो उस परीक्षक से, जहां पर ये प्रश्न आपकी परीक्षा में सुधार आएगा। 2025 में ये आएगा मेरे प्यारे, ये प्रश्न आएगा, ठीक है, ये आएगा, इसको डन है, ये डन है, इसको डन है, ये डन है, इसको अच्छे से पढ़ लो मेरे प्यारे। जन का प्रवाह, जन का प्रवाह हमने आपको बता ही दिया, प्रस्तुत वेदांत हमारी पाठ्य पुस्तक राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से अवतरित है या फिर उद्धृत है, लिया गया है प्यारे, मत लिखना, तो थोड़ा सा अच्छा आठ का शब्द है। प्रस्तुत वेदांत हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत वेदांत हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से अवतरित है या फिर लिया गया है, और इसके हमारे लेखक भागवत अग्रवाल जी, इन्होंने इस निबंध में जन, पृथ्वी और यहाँ की संस्कृति का बड़ा ही समन्वयकारी मिश्रण से वर्णन किया है। दोस्तों ये जन का प्रवाह किस तरह होता है, आपका आंसर आपके गद्यांश में है, आपका आंसर आपके पेपर में होगा मेरे प्यारे। बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, डरना नहीं है, सिर्फ आपको एक मेहनत करनी है मेरे प्यारे। क्या? पाठ का नाम और लेखक का नाम, यहाँ भूल मत करना बस, बाकी 8 नंबर आपको फ्री के मिलेंगे। आते हैं यहाँ पर जन का प्रवाह किस तरह होता है, आपका इसी में आंसर क्या है, ये देखो मेरे प्यारे, ये जन का प्रवाह अनंत होता है, ये आपका आंसर हो गया, आपका आंसर हो गया। दूसरा, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम प्यारी बता दिया, वही जो संदर्भ, वही जो संदर्भ, तो 2 यहाँ मिल गया, 2 यहाँ मिल गया, ठीक है, 2 यहाँ मिल गया, 2 यहाँ मिल गया। तीसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए मेरे प्यारे, इसी को आपको पढ़ना है। क्या? कि जन का प्रवाह अर्थात लोगों का जो
बहाव होता है वो अनंत होता है। जिस प्रकार से समुद्र का आदि और अंत नहीं है, उसी प्रकार से लोगों का, अर्थात लोग एक तरफ लोग जन्म ले रहे हैं, एक तरफ मृत्यु हो रही, तो प्रवाह तो बना है ना मेरे प्यारे, प्रवाह तो बना है इस पृथ्वी पर, लोगों का प्रवाह बना है। एक तरफ जन्म हो रहा है, एक तरफ बाजा बज रहे हैं, एक तरफ लोग पूरी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, एक तरफ चार कंधे पे लोग जा रहे हैं, तो जन का प्रवाह तो बना हुआ है। बस यही हमारे पता चलते शास्त्रों वर्षों से भूत के साथ राष्ट्रीय जन ने तादाद किया, हजारों करोड़ों साल से इस पृथ्वी के साथ यहाँ पर मनुष्य ने अपना संबंध स्थापित किया है। दस मेरे कार्य इस तरह से आपको लिखना है, क्या लिखना है, क्या लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या बता रहा हूँ। रेखांकित अंश की व्याख्या, जब तक सूर्य की रश्मियां अर्थात इस पृथ्वी पर जब तक सूर्य की किरणें होंगी, वह नित्य प्रातः काल इस भुवन को, इस पृथ्वी रूपी संसार को अपने सुधा रूपी अमृत से, अपने अमृत रूपी सरोवर से भर देगी। बस मेरे प्यारे हो गया, हो गया, इसका भी आंसर हो गया। यहाँ भी आपको 2 नंबर मिल गया। सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव है? अरे भाई सूर्य की रश्मियां था, सूर्य की किरण, यहाँ देखो, ये देखो, जब तक सूर्य की रश्मियां, क्वेश्चन नंबर 4, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल इस धुवन को अपने अमृत रूपी जल से भर देती है। मेरे प्यारे इसका भी आंसर हो गया। सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है? अरे भाई सूर्य की रश्मियों का प्रभाव यही पड़ता है, जब तक सूर्य की रश्मियां नहीं आती तब तक अंधेरा छाया जाता है। जैसे ही सूर्य की रश्मियां इस पृथ्वी पर फैलती है, प्रकाश फैल जाता है और यह संसार बिल्कुल प्रातः काल का सुंदर और यहाँ पर मनोहारी वर्णन है, अर्थात नित्य प्रातः काल इस भुवन को अमृत रूपी जल से, अमृत रूपी अपने सरोवर से उसको भर देता है। आंसर हो गया। ठीक है सर, अगला है घाटों का निर्माण का आशय का मतलब, घाटों के निर्माण का आशय का मतलब, घाटों का निर्माण कहा है, ये देखो, उत्थान के लिए अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। उत्थान के लिए घाटों का निर्माण मतलब भाई जैसे हम पढ़ रहे हैं तो एक घर बनाएंगे, गाड़ी लेंगे, घाट यही है जो कुछ उन चीजों में ग्रोथ करना, उन चीजों में विकास करना, यही है घाट। अनेक उत्थान का मतलब विकास करना, उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है, यही घाट है मेरे प्यारे, घाट यही है। ठीक है, वही हमें पूछा है। क्या है अगला? सतत वाही का क्या आशय? सतत वाही का मतलब होता है लगातार बहना। सतत वाही का मतलब क्या होता है? लगातार बहाव। सतत वाही का मतलब होता है लगातार बहाव। इसको यानी इसमें कई प्रश्न है, लगभग 10 प्रश्न है। देखो यहाँ पर ये 10 प्रश्न, लेकिन मैं आंसर आपको सबका बताऊंगा, आंसर आपको सबका बताऊंगा। ठीक है, आंसर आपको सबका बताऊंगा, आप वीडियो पर बने रहिए। सतत वाही का मतलब है लगातार, लगातार क्या है? लगातार, लगातार बहाव, लगातार बहाव। ठीक है, इस प्रकार से हम सभी प्रश्नों के आंसर आपको कराएंगे। हमें कोई जल्दबाजी नहीं मेरे प्यारे, जल्दबाजी आपको रहती है कि 2 मिनट वीडियो को देखा भाग जाते हो, 2 मिनट वीडियो को देखा भाग जाते हो। अरे भागना है तो पहले से भाग जाओ भाई, पहले से भाग जाओ, मत देखो। राष्ट्रीय जल ने किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया है? राष्ट्रीय जल ने पृथ्वी के साथ, किसके साथ किया है? पृथ्वी के साथ। ठीक है, जन का सततवाही जीवन किस प्रकार है? जन का सततवाही जीवन कैसा है? ये बिल्कुल कैसा है? ये बिल्कुल सागर की तरह है। कैसा है? सागर की तरह। जिस प्रकार से सागर बहता रहता है, सरोवर बहती रहती है, उसी प्रकार से जन का सततवाही अर्थात लोगों का जो प्रवाह है, भाई एक तरफ जन्म हो रहा है, एक तरफ मृत्यु हो रही है, तो लोगों का प्रवाह तो बना है। अभी जन्म होना बंद हो जाए, 50 साल तक जन्म ना हो इस पृथ्वी पर, तो क्या स्थिति होगी मेरे प्यारे? नए लोग तो सब टूट जाएंगे, फिर बुढ़े बुढ़े बचेंगे, हम लोग भी बुद्धि हो जाएंगे। कहने का मतलब यही है कि जन का सततवाही जीवन किस तरह है? तो जन का सततवाही जीवन एक ऐसा है प्रवाह की तरह, एक तरफ जन्म हो रहा है, एक तरफ मृत्यु हो रही है, एक तरफ बाजे बज रहे हैं, एक तरफ बैंड पार्टी बज रही है, निकासन हो रहा है, एक तरफ चार कंधे पे लाशें जा रही है। यही है क्या? जन का सततवाही प्रवाह। अगला प्रश्न दोस्तों, इसमें तो कम से कम 15 प्रश्न, लेकिन मैं सब प्रश्न कराऊंगा, हमको इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं करा दूंगा। ठीक है, राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है? अरे जब तक यह जीवन है, जब तक यह पृथ्वी है तब तक अमर है। राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है? जब तक यह पृथ्वी है, जब तक जब तक लोग हैं इस पृथ्वी पर, जब तक लोग हैं, जब तक हमारी भूमि है और भूमि पर रहने वाले लोग हैं, और यहाँ जब तक जो हमारी संस्कृति है, इन तीनों का मिश्रण ही इसको अमरता की ओर ले जाते हैं। जन का जीवन किस तरह होता है? जन का जीवन प्रवाह की तरह होता है। कैसा होता है? प्रवाह की तरह होता है। राष्ट्र निवासी जन किसके सामने
किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। राष्ट्र निवासी जन किसके समान? अरे भाई, समुद्र के समान, सरोवर के समान। इस प्रकार से हमारा समुद्र और सरोवर आगे को बढ़ता रहता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो हमारे राष्ट्र के जन है, राष्ट्र के जो लोग हैं, वो बिल्कुल बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे, ठीक है, थोड़ा सा प्यारे फोन आ गया था, इमरजेंसी फोन आ गया था। अब आता है हमारा उत्थान के उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होता है। उत्थान का मतलब होता है ग्रोथ, आगे बढ़ना। उत्थान के घाटों का, अरे भाई आज पढ़ रहे हैं, कल को नौकरी मिल जाएगी, आपको भी नौकरी मिल जाएगी, तो फिर आप अपने जगह को बनाओगे ना। एक घर है, घर बनाओगे, फिर दूसरा घर बनाओगे, फिर गाड़ी लोगे, यही तो है। उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होता है? उत्थान के घाटों का निर्माण परिश्रम से होता है, मेहनत से होता है। ठीक है। जल जीवन के प्रवाह को नदी की तरह क्यों कहा गया है? अरे जल जीवन के प्रवाह को नदी की तरह इसलिए कहा गया है कि जिस तरह से नदी, अगर नदी बहना बंद हो जाए तो उसका पानी सड़ जाएगा, उसके पानी में दुर्गंध आने लगेगी। तो नदी, जल जीवन अर्थात जल का प्रवाह अगर बंद हो जाएगा तो फिर आने वाले 50 साल के बाद नए लोग इस पृथ्वी पर रह ही नहीं जाएंगे। बुढ़े बुढ़े लोग बचेंगे, वो अभी जब मर जाएंगे 70 साल 80 साल बाद, जो नए लोग नहीं आएंगे, तो पृथ्वी कैसे चलेगी, जीवन कैसे चलेगा। मेरे प्यारे, वही यहाँ लेखक के कहने का मतलब है कि जल जीवन के प्रवाह को नदी की तरह, इसीलिए नदी की तरह कहा गया। एक तरफ जन्म हो रहा है, एक तरफ मृत्यु हो रही है, एक तरफ निकासन हो रहा है, एक तरफ बैंड पार्टी बज रही है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, कारखाने पे लाशें जा रही है। अगला है तादात्म्य और अजर। अजर अर्थात अवसर्ग है, अर्थात जो अजर हो, अजर, अजर का मतलब होता है जो अजर अमर हो, अर्थात जिसकी हम कल्पना न कर सके। तादात्म्य का मतलब होता है संबंध को स्थापित करना। ठीक है, संबंध को स्थापित करना। अब दोस्तों हमारा अगला गद्यांश है, अगला गद्यांश हम चलते हैं। बिल्कुल, आज मेरे प्यारे आप लोग उग जाएंगे, आज मैं नहीं उगूंगा। मैं इसलिए नहीं उगूंगा कि हमारे ऊपर आज भगवान ने किसी की कृपा है, किसकी कृपा है, उनका कन्हैया की कृपा है। ठीक है, किसी कृपा है, कन्हैया की कृपा है। अब देखना, पहले गद्यांश को पढ़ देता हूँ, प्रश्न नीचे है प्यारे, प्रश्न नीचे है, पहले गद्यांश पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद हम आपको प्रश्न कराते हैं। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। ठीक है, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युग युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया, वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। क्या है? श्वास प्रवास है। अब यहाँ पर पूछ है अंडरलाइन, तो इसी अंडरलाइन की आपको व्याख्या भी करनी है। पर बिना संस्कृति के जन की कल्पना संबंध मात्र, अर्थात बिना संस्कृति की, जब संस्कृति नहीं होगी, रीति रिवाज नहीं होगा, परंपराएं होगी नहीं होगी, तो क्या होगा? इस पृथ्वी की कल्पना, इस संस्कृति की कल्पना करना कोई इसका अस्तित्व नहीं है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी रीति रिवाज है, जो हमारी परंपराएं, वही तो भारतीय संस्कृति का मस्तिष्क है। संस्कृति विनम्र और अभ्युदय के द्वारा राष्ट्र की वृद्धि संभव है। इसकी राष्ट्र की वृद्धि राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जल के साथ साथ जल की संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थान है। यदि 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 भूमि और जल अपनी संस्कृति से विरहित कर दिया जाए, विरहित का मतलब अलग कर दिए जाए, विरहित का मतलब क्या है? अलग कर दिए जाए, अलग कर दिए जाए, तो राष्ट्र का लोप हो जाएगा, राष्ट्र का लोप हो जाएगा। और क्या होगा? जीवन के भीतर का पुष्प संस्कृति है। क्या है? जीवन के भीतर का पुष्प संस्कृति है। संस्कृत नहीं, संस्कृत का मतलब विषय होता है, संस्कृति का मतलब होता है रीति रिवाज, परंपराएं, सभ्यताएं। वह संस्कृति है जो एक पीढ़ी से लेकर के दूसरी पीढ़ी में चल रही है, उसका नाम संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में, सौरभ माने सुंदरता होता है, राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और राष्ट्रीय जीवन का सौंदर्य अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। और भूमि पर बसने वाले जन, भूमि पर बसने वाले जन, ठीक है, अंतर्निहित है। चलो अब प्रश्न कराते हैं, बाकी फिर हम गद्यांश को पढ़ेंगे, वहीं पे गद्यांश को पढ़ेंगे। आपको यहाँ है प्रश्न, दोस्तों प्रश्न देखिए भाई, क्या है प्रश्न? उपयुक्त गद्यांश, लेखक का नाम प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्रीय स्वरूप नामक पाठ से अवतरित है, या फिर उधर से इसके हमारे जो लेखक है अग्रवाल जी है। ठीक है, यहाँ से आपको 2 नंबर मिल गया, यहाँ से आपको क्या मिल गया? 2 नंबर। ठीक है, यहाँ आपको 2 नंबर मिल गया। अगला है राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है?
राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? भाई राष्ट्र के तीन ही अंग हैं दोस्तों। क्या है? राष्ट्र का पहला अंग है जन, राष्ट्र का दूसरा अंग है संस्कृति। क्या है? संस्कृति, संस्कृति। और राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? भूमि, भूमि, भूमि। ठीक है, तो बस यही है। राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? इसी में से चाहे जो लिख दो। ये सब राष्ट्र के ही तो अंग है, बिना इसके राष्ट्र का विकास ही नहीं हो सकता। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ तो कुछ और नहीं दिया है राष्ट्र के तीसरे अंग में। राष्ट्र के तीसरे अंग में यहाँ तो कुछ नहीं दिया है। राष्ट्र का तीसरा अंग, ये देखो मेरे प्यारे, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये देखो, ये दिया है, ये देखो मेरे प्यारे, ये दिया है यहाँ पर, देखो ये गद्यांश में दिया है, आपके आपके झोलवे में दिया है। ये राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति। जन का मतलब यहाँ के लोग, यहाँ के लोग। चलो ठीक है भाई, हमने कहा थोड़ा हमको डाउट हुआ, हमने कहा इसको क्लियर कर दें। ठीक है, तो राष्ट्र का तीसरा अंग मैंने आपको लिख दिया, क्या लिख दिया? जन लिख दिया। जन के बाद संस्कृति, जन के बाद संस्कृति लिख दिया। ठीक है, और इसके बाद क्या लिख दिया? भूमि। क्या लिख दिया? भूमि। ये हमारे राष्ट्र के तीन तत्व हैं। अगला है राष्ट्र वृद्धि कैसे संभव है? भाई राष्ट्र वृद्धि तब संभव है जब इस भूमि पर हम लोग परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, चीजों को आगे बढ़ाएंगे, तभी यहाँ पर राष्ट्र वृद्धि संभव है। इसका भी आंसर होगा। इसका आंसर ज्ञान और कर्म संयुक्त प्रकाश को क्या कहा गया है? ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को, ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को। दोस्तों यहाँ देख लेते हैं, ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को यहाँ पर आपको ढूंढना है। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे, देखिए यहाँ पर देखो, ज्ञान और कर्म के दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा क्या है? संस्कृति है। मेरे प्यारे, यहाँ पर आंसरवा आपके झरोए में दिया है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा क्या है? संस्कृति है। चलो भाई अगला देखते हैं, फिर देखते हैं। एक एक क्वेश्चन कराओ बेचारे, बिल्कुल भगूंगा नहीं। आज आप लोग भगोगे, आज मैं नहीं भगूंगा, आज आप लोग भगोगे। मैं क्यों भगूंगा? ठीक है, ज्ञान और कर्म यानी कि ये वाला हो गया। यहाँ पर आंसर क्या होगा? संस्कृति। क्या होगा? संस्कृति। एक एक क्वेश्चन कराऊंगा मेरे प्यारे। रेखांकित अंश की व्याख्या बता दिया यार, दो तीन लाइनें को पढ़ना, अब शब्द को इधर से उधर थोड़ा बहुत कर देना, उसी को उतार देना। तुम अगर उसी को भी उतार दोगे तभी तुम्हारी रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। ठीक है, जन का मस्तिष्क क्या है? जन का मस्तिष्क अर्थात लोगों का मस्तिष्क पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? लोगों का मस्तिष्क। यहाँ देखते हैं भाई, जन का मस्तिष्क। आओ नीचे आओ भाई, और आओ नीचे। देखो यहाँ पर सारे, ये जन का मस्तिष्क, यहाँ पर देखो कहाँ है जन का मस्तिष्क। ठीक है, जन का मस्तिष्क, जन का मस्तिष्क क्या है? ठीक है, देखते हैं, नहीं तो हम तो आपको आंसर बताएंगे ही, हम तो आपको आंसर बताएंगे ही, लेकिन यहाँ भी देख लेते हैं। जन का मस्तिष्क, जन का मस्तिष्क। बिल्कुल मेरे प्यारे, वीडियो पर बने रहिए और इस पे ढूंढते रहिए। ठीक है, इसमें मैं आपको ढूंढना सिखा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, जन का मस्तिष्क, ये देखो मेरे प्यारे, ये मिल गया। ये जन का मस्तिष्क क्या है भाई? संस्कृति। मेरे प्यारे, आपका जवाब आपकी झोली में, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, मोहब्बत से कराऊंगा, प्यार से कराऊंगा मेरे प्यारे। अगर आप वीडियो पर आज बने रहते हैं तो आज इस तरह से तो नहीं पढ़े होंगे, मैं जिस तरह से आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, आज ये भगवान कृष्ण की कृपा है, राधा स्वामी की कृपा है, क्या इतनी शक्ति दिया है हमें। ठीक है, अगला हमारा है, लेखक ने संस्कृति के सौंदर्य में जीवन का सौंदर्य छिपा है। लेखक ने क्यों कहा कि संस्कृति के सौंदर्य में? भाई जो हमारी संस्कृति होगी, रीति रिवाज परंपराएं होगी, तो उसी में तो छिपा है। क्या छिपा है? जीवन का सौंदर्य, अर्थात जीवन का सौंदर्य, अर्थात जब हमारी बोली भाषा अच्छी होगी, हमारे रीति रिवाज अच्छे होगी, हमारी परंपराएं अच्छी होगी, तो उसी में जीवन छिपा है मेरे घर। बस इसका आंसर हो गया। राष्ट्रीय संस्कृति किसे कहते हैं? राष्ट्रीय संस्कृति किससे कहते हैं? जहाँ तीन तत्वों का मिलन हो, जहाँ तीन तत्वों का मिलन हो। कौन मिलन है? जन, जन संस्कृति, जन संस्कृति और लोग। जन संस्कृति और लोग नहीं भाई, भूमि। जन संस्कृति और भूमि, यही तीन तत्व हैं। यही तीन तत्व क्या करते हैं? राष्ट्रीय संस्कृति किसे कहते हैं? किसी राष्ट्र का लोग कब हो जाता है, किसी राष्ट्र का लोग कब हो जाता है? चलो भाई
आते हैं, दिखाते हैं आपको, हम आपको दिखाते हैं किसी राष्ट्र का लोप कब होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, किसी राष्ट्र का लोप कब होता है, राष्ट्र का लोप, ठीक है। भाई देखिए यहाँ पर किसी राष्ट्र का लोप, कार्य आपको ढूंढना है, किसी राष्ट्र का लोप कब होता है, राष्ट्र का लोप कब होता है। जब इसमें से नहीं मिलेगा तो मैं आपको तो बताऊंगा ही, हाँ मैं आपको बताऊंगा, इसमें निश्चित है, इसमें आंसर दिया होगा। राष्ट्र का लोप कब होता है, हाँ राष्ट्र का लोप, राष्ट्र का लोप देखते हैं भाई, बिल्कुल राष्ट्र का लोप कब होता है। लोप का मतलब लुप्त हो जाना, अलग हो जाना है। रा, राष्ट्र का लोप, राष्ट्र का लोप, चलो भाई मुझको लग रहा है और थोड़ा हम नीचे कर लेते हैं। राष्ट्र का लोप मिल जाएगा तो आप थोड़ा सा आपकी एकाग्रता और बढ़ जाएगी। नहीं मिलेगा तो मैं आपको तो पढ़ाऊंगा, मैं तो पढ़ाने के लिए राष्ट्र का लोप मिल गया मेरे प्यारे, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों पे हटाती हैं। हौसला मत गिराओ मुसाफिर, हौसला मत गिराओ ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। दोस्तों यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है। ये देखो, अपनी संस्कृति से विरहित कर दिया जाए तो राष्ट्र का लोप हो जाएगा, राष्ट्र का लोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अर्थात जब यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से, अर्थात यहाँ भूमि और जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, अगर हम उसको विरहित कर देते हैं, अलग कर देते हैं तो राष्ट्र का लोप हो जाएगा, राष्ट्र का लोप हो जाएगा। चीजें समझ गए मेरे प्यारे, हमें उम्मीद होगी कि आप समझ गए होंगे। राष्ट्र का लोप कब हो जाता है, राष्ट्र का लोप कब हो जाता है, जब यहाँ पर, जब यहाँ पर, जब यहाँ पर, जब यहाँ की जो जन है, जब यहाँ की जो जन है और यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो संस्कृति है, ठीक है, यहाँ की जो संस्कृति है, यदि इसको विरहित कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, विरहित, विरहित का मतलब होता है अलग कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो फिर राष्ट्र का लोप हो जाएगा। भूमि और जन के अतिरिक्त राष्ट्र में और क्या महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे, भूमि और जन है, तीन तत्व है, तो भूमि और जन, देखना यहाँ कितना बढ़िया आंसर बनाया है। भूमि तो हो गई, जन भी हो गए, अब बाकी क्या बचा मेरे प्यारे, बाकी क्या बचा, यही बाकी बचा, संस्कृतियां, यही क्या बचा, यही संस्कृति, इसको भी ले लो, इसका भी आंसर हो गया, ठीक है। भूमि और जन के अतिरिक्त राष्ट्र में और क्या महत्वपूर्ण है, संस्कृति महत्वपूर्ण है। जब संस्कृति नहीं रहेगी, परंपराएं नहीं रहेंगी, खड़ी बोली अवधी भाषा ब्रज भाषा जैसा ना होगी, तो हम आज अपनी भाषाओं का आदान प्रदान कैसे करते, अपने भाव विचारों को कैसे व्यक्त करते। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्र की वृद्धि किसके द्वारा संभव है, राष्ट्र की वृद्धि, राष्ट्र की वृद्धि, राष्ट्र की वृद्धि देश के द्वारा संभव है, देश के द्वारा। देश में क्या होंगे, जन होंगे, जन होंगे, संस्कृति होगी, जन होंगे, संस्कृति होगी, और क्या होगी, और हमारे संस्कृति होगी, जन होंगे और भूमि होगी, ठीक है, भूमि होगी। इन बिना इन तत्वों के राष्ट्र की वृद्धि संभव नहीं है। विकास और अभ्युदय का अर्थ, विकास का मतलब होता है ग्रोथ, जैसे एक पेड़ का विकास होता है, एक बच्चे का विकास होता है, बच्चा जब जन्म लेता है उसको कहते हैं नवजात अवस्था, फिर इसके बाद बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था आती है, फिर युवा अवस्था आती है, उसको क्या कहते हैं, विकास कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। जब मनोविज्ञान पढ़ोगे तो वहां आपको विकास मिलेगा, जिसको हम ग्रोथ कहते हैं। अब दूसरे का मतलब है अभिधन उदय, दोस्तों इसको भी बता देते हैं, बहुत बेहतरीन, क्या है अभि, क्या है अभि, अभी हमारा क्या है, उपसर्ग है, अभिधन उदय, अभिधन उदय, इसका मतलब होता है उदय होना, विकास होना, अर्थात उगना, अभिधन उदय, अर्थात, अर्थात चीजों को आगे बढ़ाना। तो मेरे प्यारे इस प्रकार से हमारा यह भी आपको गद्यांश पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अगले गद्यांश पर, अगला हमारा गद्यांश है, ठीक है, अगला हमारा गद्यांश, यहाँ देख लीजिए, अगला हमारा गद्यांश बहुत बेहतरीन गद्यांश दोस्तों, इसको आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद एक दो तीन चार पांच, इन पांच प्रश्नों के आपको आंसर देने हैं। आज मेरे प्यारे भगवान कृष्ण की कृपा है, आज आप लोग हारी मानोगे, मैं हारी मानने वाला नहीं हूँ।
ठीक है। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में, प्रांगण का मतलब होता है जैसे आपका विद्यालय जहाँ पढ़ते हो एक प्रांगण है, प्रांगण का मतलब एक निश्चित स्थान, पृथ्वी के एक विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, यहाँ इसको हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे, उसे पढ़ते भी जाएंगे। ठीक है, संदर्भ मैंने आपको बता दिया। प्रस्तुत सिद्धांत हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से अवतरित है और इसके हमारे लेखक वासुदेव श्रवण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, हो गया। और रेखांकित असली व्याख्या, अब ध्यान रखें, किसी जन को पीछे छोड़कर आगे राष्ट्र नहीं बन सकता भाई। जब हम लोगों को छोड़ देंगे तो फिर इसमें काम कौन करेगा, और जब टेक्निकल दिमाग कौन रहेगा, परिश्रम कौन, अगर लेबर को छोड़ देंगे तो घर कौन बनाएगा, मिस्त्री को छोड़ देंगे तो दीवार कौन बनाएगा, छत कौन डालेगा। सबकी इसमें क्या है, भूमिका है, सबका इसमें योगदान है, सबका इसमें सहयोग है। बस यही आपको लिखना है मेरे प्यारे, क्या लिखना है कि किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है ना, बिल्कुल नहीं। अब ये राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुविधा में लेनी होगी भाई। जो एक गरीब है, अगर उस गरीब के पास घर नहीं है तो आज सरकारें क्या कर रही, प्रधानमंत्री आवास योजना दे रही है, फ्री में शौचालय बनवा रही है, सड़क बनवा रही है, नलकूप लगवाती है। तो हमारी जो सरकारें हैं वो आदमी गरीब आदमी की, गांव के लोगों की भी सुध लेता है मेरे प्यारे। इसी को आपको लिख देना है मेरे प्यारे, बस हो गया। राज्य के प्रत्येक अंग की हमें सुध क्यों लेनी चाहिए, जब हम राज्य के प्रत्येक अंग की सुध बुध लेते रहेंगे तो हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा, सरकारें फिर बनेगी। जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, पहली बार पूर्ण बहुमत से, दूसरी बार पूर्ण बहुमत से, इस बार अल्पमत से बने हैं, अर्थात बल्ली के सहारे बने। लेकिन बने तो हैं, उन्होंने परिश्रम किया है, संघर्ष किया है, लोगों की भावनाओं को समझा है मेरे प्यारे। अगला है, समस्त देशवासियों को एक जैसी भावना से क्यों ओतप्रोत होना चाहिए, समस्त देशवासियों को एक जैसी भावना से क्यों ओतप्रोत होना चाहिए। देखो मेरे प्यारे, यहाँ पर आपके झोली में ही आपका आंसर दिया है, आपके झोली में ही आपका आंसर दिया है। इस प्रकार समस्त राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी भावना से संचालित होना, संचालित मतलब देख रेख करनी चाहिए मेरे प्यारे। इस प्रकार से हमारा यह गद्यांश शांत होता है। और हम चलते हैं अगला गद्यांश, अगला गद्यांश देखते हैं। आज बिल्कुल तहलका मचा देंगे, आज हम तहलका मचा देंगे, आज हमारे ऊपर भगवान कृष्ण की कृपा है, आज हम नहीं थकेंगे मेरे प्यारे, आज हम नहीं थकेंगे, आज हम बिल्कुल नहीं थकेंगे, आज हम पाठ को पूरा करेंगे। 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, लेकिन मैं आज आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। देखना मेरे प्यारे, तो गद्यांश को अभी इसमें हम आपको व्याख्या करते रहेंगे और पढ़ते भी रहेंगे। जंगल और राष्ट्रीय जन में क्या समानता है, जंगल, अरे जहाँ हमारे पशु पक्षी रहते हैं वो जंगल है, और राष्ट्रीय जन जहाँ हम सभी लोग रहते हैं। तो यहाँ जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से, तो मेरे प्यारे यही उत्तरवा हो गया मेरे प्यारे, तो उत्तरवा समूचे दिया हुआ है। अर्थात बस क्या है, यही तो पूछा है कि जंगल और राष्ट्रीय जन में क्या समानता है। भाई समानता का मतलब है जब पेड़ नहीं होंगे हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, पेड़ हमारे ऑक्सीजन को देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, तो हमें पेड़ की जरूरत है। जब गर्मी पड़ती है, 45 डिग्री तापमान जाता है, पेड़ के नीचे तो भागते हैं, वही हमको छाया मिलती है। तो वही तो यहाँ बताना है मेरे प्यारे, जंगल और राष्ट्रीय जन में क्या समानता है, अर्थात एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के, एक गाड़ी के दो पहिए हैं, जैसे पति पत्नी, नायक नायिका। बस हो गया आंसर। विभिन्न संस्कृतियों के मिलन की तुलना किससे की जाती है, विभिन्न संस्कृतियों से मिलन की तुलना किससे किस, अर्थात किस, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृति के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं, राष्ट्र में रहते हैं। हो गया आंसर। अदम्य और अविरोधी का शब्दार्थ मेरे प्यारे क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है अदम्य, जिसके अंदर अदम्य अवसर्ग है, जिसके अंदर बहुत साहस हो। ठीक है, अविरोधी, यहाँ भी विरोध न करने वाला, आ लग गया ना, अविरोधी, विरोधी का मतलब विरोध करने वाला, अवसर लग गया। आ का मतलब होता है अभाव, आ का मतलब होता है अभाव, यानी नोट करना, आ का मतलब होता है अभाव, आ यहाँ लग गया ना, ये क्या लग गया, आ लग गया, अर्थात विरोध न करने वाला। अदम्य, इसके अंदर अदम्य साहस, हनुमान जी थे सीता माता का पता लगाने के लिए अदम्य साहस का ही तो उपयोग किया,
इतने बड़े समुद्र को लांघ करके लंका पहुंच गए। अरे पूरा संजीवनी को नहीं समझ में आई तो पूरा हिमालय पर्वत में उठा लाया। उससे बोले किससे, हुसैन बैर से कि भैया आप यहीं बैठे रहिए, हम पूरा पर्वतों लेके चले आए। ये है अदम्य साहस। जैसे आज मेरे अंदर साहस है, ऊर्जा है मेरे प्यारे, कि भगवान कृष्ण की कृपा है, उस राधे की कृपा है, राधा माता की कृपा है, मैं आज आपके समझ से खड़ा हूँ प्यारे। और यही नहीं, आज दो 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 तीन तीन घंटे लगातार पढ़ाएंगे, आज मेरी इच्छा है। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या प्यारे ये जो दिया गया है, समन्वय जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। समन्वय का मतलब होता है एक दूसरे के साथ संभाव रखना, एक दूसरे के साथ प्रेम रखना, एक दूसरे के प्रति सकारात्मक सोच को रखना। यही क्या है, समन्वय जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। जब हम भाई भाईचारा रखेंगे, बहन भाई का प्रेम, माता पिता का प्रेम, घर के प्रति प्रेम, परिवार के प्रति प्रेम, गांव के प्रति प्रेम, प्रदेश के प्रति प्रेम, देश के प्रति प्रेम, यही है समन्वय जीवन, ये राष्ट्र का सुखदायी रूप है। हैं? बस हो गया मेरे प्यारे, ये भी हो गया। चलते हैं ऊपर, आज बिल्कुल जान ला देंगे, आज इस प्रश्न को जाने नहीं देंगे। इसी तरह से हम हर पाठ को कराएंगे, सारे पाठों को कराएंगे, सारे पाठों को कराएंगे मेरे प्यारे। बस भाई रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है। रुको भाई, तुम हटो यहाँ से यार, कहाँ आ गए, हटो, हटो यहाँ से, तुम्हारा भी कोई काम नहीं है, हट जाओ, हट भैया। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको पढ़ाते हुए मेरे प्यारे। गद्यांश को पढ़िएगा, गद्यांश को पढ़िएगा। ठीक है, क्या है गद्यांश, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं। ठीक है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं। ठीक है, पहले चलते हैं प्रश्न पर, उससे प्रश्न को कराएंगे और उसके बाद आपको गद्यांश भी पढ़ते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया है, चलो आते हैं प्रश्न पर, जहां से हमको 10 अंक छीनने हैं उस एग्जामिनर की झोली से, उस एग्जामिनर की झोली से 10 अंक हमको छीनने हैं। ठीक है, तो साफ नहीं दिख रहा है, तो बस इसको हम छोटा कर दें क्या, पहले छोटा कर दें, चलो छोटा कर दिया, साफ नहीं दिख रहा था, साफ नहीं दिख रहा था। ठीक है, पता नहीं, साफ नहीं दिख रहा था। चलो हम पढ़ रहे हैं, हमको दिख रहा है, हम पढ़ेंगे, आप लोग समझ लेना। ठीक है, आप लोग समझना, आप लोग समझ लेना, हम पढ़ रहे हैं। चलो यहाँ पर है, रेखांकित तस्वीर व्याख्या कर लोगे। ठीक है, धरती को वसुंधरा क्यों कहा गया है, धरती को वसुंधरा मतलब धरती अपने अंदर सभी चीजों को समाहित किए रहती है, इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम कहा गया है। क्या कहा गया करे, वसुधैव कुटुंबकम। धरती अपने अंदर चाहे वह ऊंच हो, नीच हो, गरीब हो, अमीर हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक समान भाव से देखती है। इसीलिए हमारी जो भारत माता है, इनको वसुधैव कुटुंबकम कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने पृथ्वी को देह को सजाया है, किसने पृथ्वी की देह को सजाया है, पृथ्वी की देह को हमारे जो वृक्ष हैं, हमारे जो लताएं हैं, उन्हीं ने इसको सजाया है। थोड़ा सा यहाँ पर पहले दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ, अपनी किताब में देख लेना। आर्थिक विकास के लिए क्या आवश्यक है, आर्थिक विकास के लिए जन, भूमि और संस्कृति, जो बार बार कहते आए हैं, क्या है, जन, जन, भूमि, जन, भूमि और संस्कृति, जन, भूमि, जन, भूमि और संस्कृति, यह 3 तत्व आवश्यक है। अगला हमारा है, अमूल्य नदियां कहाँ भरी हैं, अमूल्य नदियां कहाँ भरी हैं, पृथ्वी की, पृथ्वी की गोद में, पृथ्वी की गोद में, पृथ्वी की गोद में मेरे प्यारे, अमूल्य नदियां कहाँ भरी हैं, अमूल्य नदियां पृथ्वी की गोद में भरी हैं। नदियों ने किसके, नदियों ने किससे पृथ्वी की देह को सजाया है, नदियों ने किससे, अरे नदियों ने किससे पृथ्वी की देह को सजाया है। आओ भाई देख लेते हैं, नदियां कहाँ है, नदियां है, नदियां कहाँ है, यहाँ देख लेते हैं नदियां, नदियां कहाँ है भाई, देखो यहाँ पर नदियां कहाँ है, नदियां कहाँ है, ये है मेरे प्यारे, ये देखो, देखो यहाँ पर, ये देखो, नदियों ने पहाड़ों को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से
पृथ्वी की देह को सजाया है। मेरे प्यारे, आपका ये आंसर मिल गया, आपका ये आंसर मिल गया। देखो यहाँ पर नदियों ने पहाड़ों को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी को सजाया है। आपका आंसर हो गया, आपका आंसर हो गया। बहुत बेहतरीन मेरे प्यारे, बिल्कुल मोहब्बत से पढ़िए, प्यार से पढ़िए, तमन्ना से पढ़िए, जल्दबाजी में नहीं पढ़ाएंगे हम। ठीक है, अगला हमारा है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है अभ्युदय और पोषण शब्दों का अर्थ है। अभिधन उदय, अभिधन उदय अर्थात ग्रोथ करना, विकास करना। पोषण का मतलब होता है पोषक तत्व लेना। पोषण का मतलब होता है जैसे पोषण बच्चों के लिए विटामिन, वो जो न्यूरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, विटामिन डी बच्चों के मतलब ग्रोथ के लिए, जैसे दांत के लिए कैल्शियम, तो ये पोषक तत्व इसका आंसर हो गया। और यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा है, पता नहीं कैसे पीडीएफ बना है, पहले तो अच्छा दिख रहा था। अभी कितने गद्दांश हैं अभी, और भी नीचे हैं। चलो यहाँ से पढ़ाते हैं मेरे प्यारे, ये वाला साफ है, बस लास्ट है प्यारे, लास्ट है, बिल्कुल पढ़ लिए, पढ़ लिए, पढ़ लिए। एक गद्दांश और बचा है, बस एक गद्दांश और बचा है। चलो इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक है, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। ठीक है, और प्रश्न करते हैं पढ़े, उसे पढ़ते भी रहेंगे, प्रश्न करते हैं और पढ़ते भी रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर माता अपने सब पुत्रों को किस भाव से चाहती है। माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से, समान भाव से, अगर एक माता के पास 3 संतानें हैं तो अब तीनों संतानों को समान भाव से देखेगी। लेकिन जो जन्म हुआ है तो अलग अलग कर्म के अनुसार हुआ है, तो माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से देखती है। दूसरा हमारा है राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए। राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए। अब यहाँ पर देखना मेरे प्यारे, राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध, यहाँ देखिए राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध, राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए। राष्ट्र के प्रत्येक अंग, राष्ट्र के प्रत्येक अंग कौन है, देखना भाई कहां पर दिया है इसमें है? राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हम तो बताएंगे ही आपको, थोड़ा सा यहाँ अगर मिल जाता है तो आपको कॉन्फिडेंस कर देते हैं, ताकि हम तो पढ़ा, हम तो आपको बताएंगे। राष्ट्र के प्रत्येक अंग कौन कौन है। राष्ट्र के प्रत्येक अंग हमारे जन हो गए, हमारी भूमि हो गई और हमारी संस्कृति, ये हमारे राष्ट्र के 3, ये हमारे क्या है, हमको इनकी सुध लेनी चाहिए। ठीक है, अगला हमारा है, अगला क्वेश्चन प्यारे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतिम गद्यांश है, बिल्कुल प्यारे अंतिम गद्यांश आज आपके साथ हम लेकर के खड़े हैं आज। ठीक है, सौहार्द और प्रांगण शब्द का अर्थ बहुत सुंदर। सौहार्द का मतलब होता है आपसी भाईचारा। क्या होता है, भाईचारा, क्या होता है, भाईचारा। सौहार्द, सौहार्द का मतलब होता है आपसी भाईचारा। ठीक है, भाईचारा, ये हमारा क्या है, सौहार्द है। और प्रांगण का मतलब होता है एक निश्चित स्थान, एक निश्चित स्थान, एक निश्चित, एक निश्चित स्थान। ठीक है, जैसे आप लोग विद्यालय में पढ़ते हो ना, तो आपका एक विद्यालय प्रांगण है, आपका विद्यालय प्रांगण है। ठीक है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र स्वरूप नामक पाठ से अवतरित है और इसके हमारे लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, जिन्होंने अपने इस निबंध में जन, भूमि और पृथ्वी इन तत्वों का समावेश किया है। मेरे प्यारे, पुत्र को समान भाव से कौन चाहती है, पुत्र को समान भाव से कौन चाहती है, माता चाहती है। कौन चाहती है, माता चाहती है। समान अधिकार का भागी कौन है, समान अधिकार का भागी कौन है, जो समान अधिकार का भागी कौन है। पृथ्वी पर, पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है। और भाई इस प्रश्न को देख लेते हैं, समान भाव का, समान अधिकार का भागी कौन है। ठीक है, यहाँ इस प्रश्न का आंसर मेरे प्यारे, इस प्रश्न का आंसर देख लेते हैं।
पहले समान वाला देख लेते हैं तब। समान वाला, समान वाला। आओ भाई, समान भाव। समान भाव का भागी कौन है? इसमें दिया है कि नहीं दिया है? चलो ऐसे ही आपको बता देंगे हम, कोई कठिन नहीं है। समान अधिकार का भागी कौन है? अरे जो, जिसको, जिसकी इस राष्ट्रीयता से प्रेम होगा, जिसको इस राष्ट्र से लगाव होगा, वही समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है? ये देखो, पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। हाँ, समन्वय के माँ से भरपूर, पूर्ण करने में सबको एक जैसा अधिकार है। बस इसका आंसर हो गया मेरे प्यारे। और अनंत और जनपद शब्द का अर्थ, अनंत माने होता है जिसका आदि और अंत ना हो, अनंत। अनंत माने होता है, अनंत कहा गया है भाई आकाश को भी, ठीक है। अनंत कहा गया है, आकाश को भी कहा गया है, ठीक है, अनंत, ठीक है। और इसके बाद जिसका आदि और अंत ना हो, हम इसको भी आपको बता देते हैं। जिसका, जिसका आदि और अंत ना हो, जिसका आदि और, जिसका आदि और अंत, जिसका आदि और अंत ना हो, वही है क्या? अनंत। और इसका अनंत का मतलब आकाश भी होता है। एक अर्थ ये हो गया, एक दूसरा अर्थ मैंने आपको बता दिया, ये दूसरा अर्थ है, ठीक है। अगला है जनपद शब्द का अर्थ। जनपद का मतलब होता है आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका जिला, आपका जिला। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में इस समय 75 जिले हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। तो मेरे प्यारे, आज हमने जितने भी यहाँ पर गद्दांश थे, लगभग 6 7 8 गद्दांश थे, सबके मैंने मिला करके लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपको करा दिया। तो हमें भरोसा होगा, फिर भी अगर आपको ना समझ में आए तो दोस्तों हमको कमेंट करना, हम फिर से आपको दोबारा पढ़ाएंगे। मैं गारंटी करता हूँ, मैं परीक्षा समाप्त होते होते आपको 4 बार हिंदी पढ़ाऊंगा। कितनी बार? 4 बार। 4 बार हिंदी पढ़ाऊंगा। और हमें विश्वास है कि आप 97 अंक या फिर 98 अंक हिंदी विषय में प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमारे पिछले परीक्षा में हमारे प्यारे बच्चे 96 अंक आए हुए थे। मेरे प्यारे, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, दोस्तों तक सब्सक्राइब करो, ताकि उनको भी इनका प्यार, सहयोग और मेरा यह परिश्रम उनको लगे और वह अपनी झोली में पूरे 10 अंक डाल सके। धन्यवाद। जय कृष्ण की, जय श्री कृष्ण की।